पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के माबैन हालिया होने वाले मक्का डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर यह डिस्कशन ज़ेर बहस है कि मिस्र यानी इजिप्ट इस एग्रीमेंट का हिस्सा क्यों नहीं बना। क्या सऊदी अरब ने मिस्र को इस एग्रीमेंट से बाहर किया है या मिस्र ने खुद शमूलियत से इनकार किया है? क्या वजूहात है? या अमेरिका और इसराइल नहीं चाहते कि मिस्र इस मक्का डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा बने? आज इन तमाम सवालात का जायज़ा लेंगे कि आखिर क्यों मिस्र, जो इस एग्रीमेंट की जो इब्तदाई नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई थी मार्च या अप्रैल इसी साल, और जिसको लेकर ये तज्जिए भी सरगर्म थे कि कोई इस्लामिक क्वाड बन रहा है या रीजन के अंदर कोई नया सिक्योरिटी या डिफेंस क्वाड बन रहा है। तो उन इब्तदाई नेगोशिएशंस और उन इब्तदाई टॉक्स का मिस्र हिस्सा था, लेकिन जो फाइनल एग्रीमेंट हमारे सामने आया है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, उसका मिस्र हिस्सा नहीं है। जो इंटरनेशनल आउटलेट्स है, मुख्तलिफ अखबारात है जो इस एग्रीमेंट को कवर कर रहे हैं, उनमें कुछ का दावा यह है कि जो सऊदी हुकूमत है वो मिस्र के अंदर सीसी की हुकूमत से मायूस है और वो ये समझते हैं कि मिस्र के अंदर अब वो फौजी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए उन्होंने इंटेंशनली मिस्र को बाहर रखा है। दूसरी जानिब कुछ तज्जिया निगारों का ये कहना है कि मिस्र ने खुद को इससे खुद ही दूर रखा है, जबकि मिस्र का जो ऑफिशियल नैरेटिव है, जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है, वो ये है कि मिस्र के फॉरेन ऑफिस ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि मिस्र इस एग्रीमेंट को देख रहा है और इसमें शमूलियत के ऊपर गौर किया जा रहा है और जितनी भी कानूनी और आइनी बारीकियां है उसका जायजा लिया जा रहा है। फिर तुर्किया के प्रेसिडेंट उर्दगान ने अभी एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और उसमें उन्होंने एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी कि इजिप्ट अगर इसमें शामिल होना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, क्योंकि उनसे भी यही क्वेश्चन हुआ था कि इजिप्ट जो उन इब्तदाई डिस्कशंस में शामिल था मार्च अप्रैल में, जो इस रीजन का नया क्वाड बन रहा था, रियाज में एक समिट हुआ था, उस समिट में पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा ने शिरकत की थी। तो उन डिस्कशन में मिस्र शामिल था, लेकिन अभी जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ है इसमें मिस्र शामिल नहीं है। उसमें जो सबसे ज़्यादा माकूल वजह नज़र आती है वो मिस्र की इसराइल के साथ जो एग्रीमेंट्स है, कैंप डेविड एकॉर्ड से है, जो ताल्लुकात है, वो समझ में आती है कि वो उसका एक रीज़न हो सकता है। अब कैंप डेविड एकॉर्ड्स क्या है? उन एकॉर्ड्स के तहत जो इजिप्ट इसराइल पीस ट्रीटी हुआ 1978 का, वो क्या कहता है, उसके कौन से आर्टिकल्स है जो मिस्र को बार करता है या मिस्र को पाबंद करता है कि वो उस पीस ट्रीटी से बाहर किसी ऐसे अलायंस का या किसी ऐसे क्वाड का या किसी ऐसे सिक्योरिटी इत्तेहाद का हिस्सा ना बने जिससे इसराइल को थ्रेट हो। लेकिन उन कैंप डेविड एकॉर्ड्स पे और अरब मिस्र इसराइल पीस ट्रीटी और उसके जो मुतालिका क्लॉजेस है उस पे जाने से पहले हम इस मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में ऑलरेडी मौजूद जो ममालिक है, 3 मेंबर है, इनके तजादात का जायजा लेते हैं कि इनके तजादात की नोयत क्या है आपसे। अब इसका सियाको सवा क्या ये है कि 7 अगस्त को मक्का में जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, बड़ी आला सतह के वफद गए वहाँ पे, वजारत खारजा की सतह के वफद नहीं गए, खुद सरबराहान गए, तुर्किया का प्रेसिडेंट आया, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आया, सऊदी क्राउन प्रिंस और सऊदी वज़ीर आज़म ने खुद उस पर दस्तखत किए। बाकी इसकी क्या डिटेल्स है, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने इस पर नोट पब्लिश किया, उसमें कहा कि एग्रेशन अगेंस्ट वन शैल बी कंसीडर्ड अगेंस्ट बोथ, एन आर्म्ड अटैक का जिक्र हुआ, कलेक्टिव सिक्योरिटी का जिक्र हुआ। जो भी इस मक्का डिफेंस एग्रीमेंट की डिटेल्स है उस पर हम ऑलरेडी 2 सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं जो इस चैनल के ऊपर मौजूद है। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमारी इस्लाह भी होती है। तो बात हम ये कर रहे थे कि इस मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में ऑलरेडी जो मौजूद 3 ममालिक है,
ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان، ان کے آپس میں کون سے تضادات ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اب شروع کرتے ہیں ہم سعودی عرب سے۔ تو سعودی عرب پاکستان کا جو کشمیر کاز ہے اس پر ہمیشہ نیوٹرل بھی رہا ہے، محتاط بھی رہا ہے، اور سعودی عرب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ پاکستان اور انڈیا کا باہمی مسئلہ ہے، اندرونی مسئلہ ہے، خود بیٹھ کے اس کو سیٹل کرے۔ اس کے برعکس جو ترکیہ ہے، ترکیہ نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت میں مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ، یہاں تک کہ جنرل اسمبلی کے تقریباً ہر اجلاس میں کشمیر کا مدعا اٹھایا ہے، اور کشمیر کے مدعے پہ ترکیہ کا سٹانس ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں ان ریزولوشنز کے تحت اس کا حل ہونا چاہیے۔ انڈیا کا موقف اس پہ یہ ہے کہ شملہ ایگریمنٹ کے بعد جتنے بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ایگریمنٹس تھے کشمیر کو لے کر وہ سپر سیڈ ہو گئے۔ اب یہ پاکستان اور انڈیا کا اندرونی مسئلہ ہے، کسی تیسرے فریق کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ سعودی عرب اس پر ہمیشہ محتاط رہا ہے، اگرچہ پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس ریلیشن شپ کافی پرانے ہیں، لیکن سعودی عرب کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ انڈیا سعودی عرب کے پیٹرولیم مصنوعات کا بہت بڑا خریدار ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ سائٹس کا انتخاب نہیں کیا پاکستان اور بھارت کے مابین، اور جو ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی ہے سعودی عرب نے اس میں ہمیشہ اس نے یہی کہا ہے کہ دونوں ممالک کا اندرونی مسئلہ، یہاں تک کہ جب آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا تب بھی کراؤن پرنس نے کہا تھا کہ انڈیا کا اندرونی مسئلہ ہے۔ دوسری جانب ترکیہ ہے، ترکیہ ہمیشہ سے پاکستان کی موقف کی حمایت کرتا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ترکیہ کی جانب کہ ترکیہ کا یونان کے ساتھ ایک رائیولری ہے، اور بحیر روم کے اندر یا میڈیٹرینین سی کے اندر ایک بڑی پرانی اور بڑی مشہور رائیولری ہے دونوں کی، قبرص کے اوپر ہے، سمندری حدود پہ ہے، فضائی حدود کی خلاف ورزیاں بھی کرتے رہے ہیں لوگ۔ اب سعودی عرب کے یونان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں، 2021 میں یونان اور سعودی عرب کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، اور ابھی بالکل ریسنٹلی جب حوثیوں نے اٹیک کیا یمبو پورٹ کے اوپر تو بقول سعودی حکام کے اس اٹیک کو، ان میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا گیا۔ وہ انٹرسپشن نہ تو پاکستان نے کی، اگرچہ پاکستان آلریڈی SNDA میں ہے سعودی عرب کے ساتھ، نہ سعودی نے کی۔ وہ انٹرسپشن سعودی عرب میں تعینات گریک یعنی یونان کے ایئر ڈیفنس بیٹری نے کی، جو 2021 میں سعودی عرب کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اب یونان اور ترکیہ کے مابین جو رائیولری ہے وہ مشہور ہے۔ اگر کل کو یونان اور یہ بھی خبریں چل رہی ہے کہ اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹس پہ خبریں چل رہی ہے کہ ترکی جیسے خطرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یونان کے ساتھ مل کر کوئی جوائنٹ ارینجمنٹ کرنی چاہیے۔ اب اگر ترکیہ اور یونان کا کوئی تنازعہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو سعودی عرب کس کا ساتھ دے گا؟ سعودی عرب یقیناً اس میں کوئی نظریاتی الجھن میں نہیں پھنسے گا۔ جو قسمیں اور وعدے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے وقت کیے گئے تھے کہ برادر اسلامی ملک ہے، تاریخ ہے، یہ ہے وہ ہے، سعودی عرب یقیناً اپنی ترجیحات کو دیکھے گا تو اس کے تیل کی کنووں کی حفاظت کون زیادہ بہتر کر سکتا ہے۔ اس کی تیل کی کنووں کی حفاظت یعنی اس کا جو رچ انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کی حفاظت یونان نے ابھی حوثیوں کے اٹیک میں کی ہے، ایکٹیولی اس کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس میں سعودی عرب کسی نظریاتی الجھن میں تو پھنسے گا نہیں۔ بات ہم ان تضادات کا اس لیے کر رہے تھے کہ مصر کے اوپر جو اعتراضات یا جو آبجیکشنز ہیں اس میں سوائے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز اور مصر اسرائیل پیس ٹریٹی کو چھوڑ کر جتنے بھی اعتراضات ہیں کہ مصر کو ایک سعودی لیڈ بلاک منظور نہیں ہے، ترکیہ کو ایک ایسا بلاک منظور نہیں ہے جس میں اس کا ایک پڑوسی مصر نمایاں کردار ادا کرے، یا سعودی عرب کو مصر منظور نہیں ہے، یہ جو اس طرح کی جتنی بھی ڈسکشنز ہیں تو وہ ڈسکشنز اگر اتنی میٹیریل ہے تو پھر اس مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے اندر آلریڈی جو تضادات موجود ہے، جیسے کہ میں نے کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا، کہ کشمیر کے مسئلے پہ جو سعودی عرب کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کا اندرونی مسئلہ ہے، ترکیہ کا موقف یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے۔ تو اگر مصر کو لے کر بھی اسی طرح کی کوئی کانٹرڈکشن یا کوئی الزامات یا تضادات موجود ہے تو پھر آلریڈی یہ بھی موجود ہے۔ اسی لیے
हमें ऐसा लगता है कि मिस्र की इस ब्लॉक में जो अदम शमूलियत है उसकी सबसे बड़ी वजह न तो ये है कि सऊदी अरब को सीसी से मायूस है, वो उस पर भरोसा नहीं करते, तुर्किया को ऐसा ब्लॉक मंजूर नहीं जिसमें मिस्र हो, मिस्र को ऐसा ब्लॉक मंजूर नहीं जिसमें सऊदी अरब लीड करे। तो जो पीछे बचता है वो बचता है कैंप डेविड एकॉर्ड्स। कैंप डेविड एकॉर्ड्स में जो सबसे बुनियादी एग्रीमेंट हुआ वो इजिप्ट इसराइल पीस ट्रीटी हुआ। उसी पीस ट्रीटी का जो आर्टिकल 6 है वो ये कहता है कि इस एग्रीमेंट के अलावा अगर कोई और एक्सटर्नल एग्रीमेंट इस रीजन में होगा तो ये जो पीस एग्रीमेंट मिस्र और इसराइल के माबेन हुआ ये सुपरसीड करेगा उसको। अब इनने साफ अल्फाज में उसने मिस्र को मना नहीं किया कि किसी डिफेंस या सिक्योरिटी अलायंस या इत्तेहाद या क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन बड़े टेक्निकल तरीके से उसने बार लगाया है मिस्र को या हर उस कोशिश और हर उस एग्रीमेंट पर जिससे मिडिल ईस्ट के अंदर क़याम अमन को खतरा हो या मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल के वजूद को खतरा हो। तो मिस्र अगर इसका हिस्सा नहीं बना तो उसकी वजह यही मिस्र और इसराइल का जो पीस ट्रीटी है यही है। इसके अलावा और जितनी बातें हैं सारी स्केप्टिसिज्म है। तो इन तमाम टुकड़ों को हम आपस में जोड़े तो ये नतीजा निकलता है कि इस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में एक जानिब सऊदी अरब है जो पाकिस्तान का एक इशू है, कश्मीर इशू है, उसके ऊपर भारत के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करता है। दूसरी जानिब इसी मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में एक और फरीक है यानी तुर्किया, वो उसी कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। फिर यूनान और तुर्किया की जो राइवलरी है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी उसके बावजूद सऊदी अरब का 2021 में यूनान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ और यूनान के एयर डिफेंस बैटरीज सऊदी अरब में एक्टिवली तैनात है। रूसियों के अटैक अभी जो रिसेंटली हुए थे उनके 2 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया था इसी यूनान के एयर डिफेंस बैटरी ने। तो पीछे रहा मिस्र जो शुरू से इन डायलॉग्स और इन नेगोशिएशंस का हिस्सा था। मार्च और अप्रैल में जब ये शुरू हुई थी कि एक रीजनल क्वाड बन रहा है या इस्लामिक क्वाड बन रहा है या रीजनल सिक्योरिटी क्वाड बन रहा है, उन नेगोशिएशंस का वो हिस्सा था। लेकिन जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ उस फाइनल एग्रीमेंट में मिस्र नहीं है। तो उसकी जो बुनियादी वजह समझ में आती है वो मिस्र और इसराइल का पीस ट्रीटी कैंप डेविड एकॉर्ड्स और उसकी वो शिक यानी आर्टिकल 6 जो मिस्र को पाबंद करता है कि वो अगर किसी और एग्रीमेंट या किसी और अलायंस या किसी और रीजनल अरेंजमेंट में जाता है जिससे इसराइल को खतरा हो तो उसकी तासीर नहीं होगी। इन तमाम तजादात से एक ही पैटर्न सामने आता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये किसी एक मखसूस एनिमी के अगेंस्ट नहीं हुआ, ये तमाम फरीकेन की अपनी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हुआ है। सऊदी अरब तुर्किया से भी फायदा समेट रहा है, यूनान से भी समेट रहा है, पाकिस्तान से भी समेट रहा है, हिंदुस्तान से भी समेट रहा है, सबके साथ अपना अलग अलग हिसाब किताब चला रहा है। और मिस्र का फिल वक्त मौजूदा स्टेज पे इस एग्रीमेंट से बाहर रहना ये कम अज कम ये बात तो साबित करता है कि इसकी बुनियाद कोई नजरियाती बैकग्राउंड नहीं है। जैसा कि काफ़ी सारे लोग समझ रहे हैं, कोई सुन्नी ब्लॉक समझ रहा है, कोई इस्लामी नेटो समझ रहा है, तो इसकी जो असास है वो सबके अपने अपने मफादात है या सबके अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट से है।